हेलो दोस्तों, मैं रूबी नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नोट्स में। तो आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सेकंड वीडियो हमारा है। इससे पहले कि हमने एक वीडियोस देख चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, और उससे पहले हमने काफ़ी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी वीडियोस देखी है, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी भाषा की बोलियाँ, उपभाषा, उसकी 5 बोली, उसका क्षेत्र, हम ये सब देख चुके हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत ही हमारा सेकंड वीडियो है, तो आप पहले उनको जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए ताकि आपका ये क्रम बना रहे। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथकार, और इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन और हिंदी साहित्य इतिहास का जो हमने बैकग्राउंड था वो देखा था। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथकार कौन कौन रहे हैं और वास्तव में हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की शुरुआत कब से हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यू वीडियो की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथकार। जैसे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास के अगर बात करें तो ये मध्यकाल से शुरुआत इसकी लिखना शुरुआत ना वो मध्यकाल से हो गया था, और जो एक्चुअल में वो था वो 19वीं शताब्दी में लिखना प्रारंभ हुआ था। और उससे पहले अगर मध्यकाल की बात करें तो उसमें हम देखेंगे तो जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जो कि गोकुलदास द्वारा रचित है, और सेकंड हम इसमें बहुत सारी है जैसे कि नाभादास की भक्तमाल। तो इस तरह से काफ़ी रचनाएं हैं जो पहले हो चुकी है, लेकिन अगर इसमें देखें तो इनमें कालक्रम के अनुसार रचित ये जो ग्रंथ है नहीं लिखे गए हैं, इसलिए हम इनको हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो एक्चुअल में हम किसको रखते हैं तो आज हम उनको देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथकार, और उसमें से हमने आज की वीडियोस में 2 ग्रंथकार को ले रखे हैं, और इसी क्रम में आगे सारे जितने भी ग्रंथकार हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला ग्रंथकार है वो है गारसा द तासी। तो गारसा द तासी जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत इन्हीं से हुई थी, और ये एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे और फ्रेंच विद्वान थे। इनसे ही लेखन परंपरा की शुरुआत हुई थी। और किस ग्रंथ के द्वारा शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी इस्तवार द लिटरेतुर एंडुई हिंदुस्तानी। तो ये इनका ग्रंथ था जो किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था, और इसमें जो है 2 प्रकाशन हुए थे। इस्तवार द लिटरेतुर एंडुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है गारसा द तासी का, उसके 2 संस्करण हुए थे। पहला संस्करण जो हुआ था वो हुआ था 1839 में, और इसमें 2 भाग थे। जो पहला भाग तो 1839 में प्रकाशित हुआ, और इसका जो सेकंड भाग है वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। अब हमने इसके बारे में बताया कि 2 संस्करण थे। तो पहला संस्करण आपको पता लग गया, और उसमें कितने भाग थे ये भी मैंने बता दिया। सेकंड संस्करण जो था वो प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1870 में, और इसमें कितने भाग थे? 3 भाग थे। तो 1870 में 3 भाग थे, तो 1870 में फर्स्ट और सेकंड भाग प्रकाशित हुआ, और 1871 में जो है इसका तीसरा भाग प्रकाशित हुआ। तो संस्करण और प्रकाशित के बारे में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। पहला संस्करण 1839 में, और उसमें 2 भाग, तो 1839 में पहला भाग और 1847 में दूसरा भाग। इसके बाद हम दूसरा संस्करण, तो उसमें 3 भाग है, पहला और दूसरा भाग, तो 1870 में, और जो तीसरा भाग था वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। और ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द लिटरेतुर एंडुई हिंदुस्तानी। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, और लिटरेतुर का मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य, और एंडुई का मतलब होता है कि हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, और हिंदुस्तानी का मतलब था कि जो मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी भाषा होती थी, जो कि जिसको हम उर्दू कह सकते हैं, उस भाषा के बारे में अध्ययन किया गया है, और उसी को लेकर ये ग्रंथ का नाम है कि इस्तवार द लिटरेतुर एंडुई हिंदुस्तानी। तो जैसे कि इसमें अगर हिंदी और उर्दू दोनों को मिश्रित किया हुआ है, तो उसमें कवि को भी दोनों को मिश्रित किया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक साथ इसमें जो है 783 कवि थे। टोटल कितने से? 783 कवि थे, और जिसमें से 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। ठीक है, 72 कवि किससे संबंध थे? हिंदी से थे, बाकी किससे थे? उर्दू से संबंध थे। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है तो बगल में, तो इस साउंड की वजह से आपको शायद क्लियर ना सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मैं इसको फिर से रिकॉर्ड करूँगी तो आप उसको ध्यान से सुनिए। तो हमने देखा कि इसमें जो है
गारसादातासी ने जो है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। किस पद्धति का प्रयोग किया है? गारसादातासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है और इसके प्रथम भाग में से कवियों का परिचय दिया है जो पहला प्रकाशन था, और दूसरे भाग में उसकी रचनाओं के उदाहरण उसने फ्रेंच भाषा में अनुवादित किया है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू कवि को साथ में रखा। 783 टोटल कवि थे, जिसमें मात्र 72 कवि जो है हिंदी से संबंध रखते थे। इसके बाद हमने इनको प्रकाशन को देखा। आप देखेंगे इसकी कमियां क्या थी, क्यों इसमें कुछ कमी रही। तो इसमें कमी ये थी, कुछ त्रुटि ये है कि काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं हुआ और इसमें जो है कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण नहीं हुआ है। इसमें क्या था? वर्णानुक्रम पद्धति का था। जैसे हम वर्ण आप देख सकते हैं कि जैसे अटेंडेंस होती है ना हमारी, तो ABCD, तो इसमें ऐसे था। पहले जैसे आ का ले लिया, जैसे अंगद पहला कवि था और लास्ट में तो हेमंत जो है लास्ट कवि था। तो इस तरह से उसमें क्या था? वर्णानुक्रम पद्धति का था और अलग अलग काल के थे, लेकिन इनको साथ में रखा हुआ था सीक्वेंस से, तो काल क्रम अनुसार नहीं रखा हुआ था, आप ये समझिए। अब इसमें हम देखेंगे कि त्रुटि होने के बावजूद भी इसको क्या है? प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, और क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य को हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। तो कहीं न कहीं गारसादातासी ने हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की है। इसलिए हम इस्तवाद लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ को हम क्या मान सकते हैं? हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ मान सकते हैं। लेकिन भाषा इसकी हिंदी नहीं थी, भाषा इसकी कौन सी थी? फ्रेंच भाषा में लिखा। सेकंड जो ग्रंथ है वो थे शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर को अगर देखें तो ये लेखन परंपरा से जुड़ी हुई इनकी दूसरी रचना है। कौन सी है? शिव सिंह सरोज। और इन्होंने ये कब लिखी थी? ये इन्होंने लिखी थी 1883 में। और किसके द्वारा रचित है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित है। अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने 1000 छोटे बड़ी कवियों को रखा हुआ है और उसमें इन्होंने उसके जन्मकाल और रचनाएं, किसके? जो 1000 छोटे बड़े कवि थे ना, उनकी रचनाएं और उनके जन्मकाल के बारे में दिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें त्रुटियां क्या रही है। तो इसमें त्रुटियां ये रही है कि इसमें इन्होंने जन्मकाल और रचना काल के लिए इन्होंने क्या किया है? अनुमानों और किंवदंतियों का प्रयोग किया है, आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया है? अनुमान और किंवदंतियों का आश्रय लिया है, जिस कारण ये क्या रहा है? विवादास्पद रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास जरूर था। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अधिक संख्या में कवियों की कविता संबंधी जानकारी को प्रस्तुत किया है, वो भी एक जगह पर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये इनके द्वारा एक सराहनीय प्रयास कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें परवर्ती जो इतिहासकार रहे हैं उनका मुख्य आधार बना था। कौन बना था? जो ये ग्रंथ था जिसमें 1000 कवियों को लिया गया था शिव सिंह सेंगर के द्वारा, और जो रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। तो ये परवर्ती जो इतिहासकार रहे हैं, बाकी जो इतिहासकार रहे हैं, उनके लिए क्या रहा है? ये बहुत ही मुख्य आधार रहा है। अब हम इसमें थोड़े से मुख्य तथ्य देखेंगे और साथ हम इसमें देखेंगे कि पहला कौन है, वास्तव में पहला हिंदी साहित्य लेखन कौन है। और अगर हम देखें तो व्यवस्थित ढंग से किसने लिखा है, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो गारसादातासी थे ना, ये कभी भारत में ही नहीं आए थे, ये फ्रांस में ही रहे और वहीं पे इन्होंने ये क्या थे? फ्रांस में हिंदुस्तानी में एक प्रोफेसर थे और वहीं पर रखे इन्होंने क्या किया था? इस्तवाद लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ को लिखा था। सेकंड हम देखेंगे कि जो शिव सिंह सरोज है हिंदी साहित्य के प्रस्थान का बिंदु माना जाता है, क्योंकि ये हिंदी भाषा में रचित था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्रियर्सन महोदय जो है, अभी आप आगे पढ़ोगे ग्रियर्सन महोदय, तो उन्होंने जो है अपने जो हिंदी साहित्य इतिहास को लिखा था वो किसके आधार पर लिखा था? शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा हुआ था। जो हमने अभी देखा था शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज, उसको आधार मानकर उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा था। किसने? ग्रियर्सन महोदय ने। अब हम देखेंगे कि सर्वप्रथम प्रयास करता, जैसे हमने देखा कि सबसे पहले किसने प्रयास किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का?
तो वो क्या था, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे ये इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। सेकंड हम लिखेंगे सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय कौन थे, ये तो फ्रांस के थे, लेकिन भारत के कौन थे, तो वो थे शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इस पर हम लिखेंगे कि सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है, क्योंकि पर इन्होंने किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और अगर हम देखें तो सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार अगर आपके सामने आ जाता है तो परंपरागत इतिहासकार कौन है, मिश्र बंधु है, जिन्होंने 1913 में हिंदी भाषा में ही मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। और अगर हम देखें तो सर्वप्रथम और वर्तमान में मान्य इतिहासकार, सर्वप्रथम वर्तमान में मान्य और व्यवस्थित इतिहासकार जो है वो कौन है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के ही आधार पर वर्तमान में हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन हो रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परंपरागत कौन है, सच्चे अर्थों में कौन है, हिंदी भाषा में किसका है, अंग्रेजी भाषा में किसका है। तो आज हमने देखा हिंदी साहित्य, आज हमने देखा हिंदी साहित्य इतिहासकार के ग्रंथकार, जिसमें हमने दो ग्रंथकार को लिया था। पहला हमने लिया था गाडसादा तासी, सेकंड हमने लिखा था शिव सिंह सरोज। गाडसादा तासी का जो ग्रंथ है वो है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। और गाडसादा तासी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे और ये कभी भारत में आए ही नहीं, और जब भारत में नहीं आए तो इन्होंने फ्रांस में रहकर ही क्या किया था, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की थी। सेकंड हमने देखा शिव सिंह सरोज। हाँ, गाडसादा तासी द्वारा रचित इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी के दो प्रकाशन हुए थे। पहला प्रकाशन हुआ था 1939 में और उसका पहला भाग पहला भाग जो प्रकाशन हुआ था 1839 में, और उसी के बाद दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ था उसका वो था 1847 में। फिर हम देखेंगे सेकंड संस्करण, उसमें 3 भाग थे। पहला संस्करण 1870 में, पहला और दूसरा भाग, और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ था। उसमें देखा हमने 782 वो थे राइटर थे, उसमें कवि थे, और अगर हम देखें 700 उसमें कवि थे और इसमें 72 कवि केवल मात्र हिंदी से संबंध थे। इसके बाद हम देखा शिव सिंह सरोज के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित है, उसमें 1000 कवि थे और इसमें 1000 कवि को बड़े पैमाने पर इन्होंने लिया था, जिस कारण ये परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा आधार रहा था। तो आज हम इन दोनों को देखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी इतिहास के क्रम में हम आगे इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।